Hello everyone, my name is Dinkar Sharma and I welcome you back on our channel Mission CAPF Hub. I hope you are doing well. आपको जैसे पता है CAPF 2020 की नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड उसके बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जिससे आपको एग्ज़ाम के बारे में पता लग पाएगा। और हमने वैकेंसीज़ के अबाउट में जो मिथ्स है उसके रिगार्डिंग भी उसमें मेंशन कर रखा है, तो आप चेक कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो देखिए, आज से हम अपना बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 से ऑफ क्लास 9th NCERT। तो देखिए, ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सेल, उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि लाइफ जिस पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है उसकी ब्रिक, ईंटों से बना होता है वो। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा स्टैटिक नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। देखिए, सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। आपको बस याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने किया था। ओके, उसके बाद अगर हम देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें वो ये है, ल्यूवेनहॉक ने यहाँ पर माइक्रोस्कोप की हेल्प से पॉन्ड के अंदर लिविंग सेल्स को देखा था सबसे पहले। थर्ड थिंग जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी सेल के अंदर। ओके, तो ये भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ थिंग है कि परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को बताया था, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। फिर नेक्स्ट थिंग है सेल थ्योरी दी थी दो साइंटिस्ट ने, अलग अलग ने, एक थे शेल्डन, एक थे शॉन। इन्होंने सेल थ्योरी में बताया था कि सेल हमारी बेसिक यूनिट लाइफ की और कैसे इनकी वर्किंग चलती है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। तो देखिए, सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेल हमारे बेसिक यूनिट है। सेल से छोटी कोई भी यूनिट नहीं थी। सेल्स जब इकट्ठा होते हैं तब उनसे सेल से बनता है टिश्यू जब इकट्ठा होते हैं तो उनसे बनता है जब ऑर्गन बहुत सारे खड़े होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं, तब बनती ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी का क्रिएशन होता है। जो सबसे जो स्मॉलेस्ट बॉडी के अंदर यूनिट है वो है सेल। ओके, देखिए, सेल किसी भी शेप में अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हो, फ्लैट है, राउंड है, ठीक है, किसी भी शेप में हो सकता है। जो सबसे इरेगुलर शेप में सेल मिलता है वो मिलता है अमीबा का सेल किसी भी शेप में मिल सकता है आपको। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसको फूड कैप्चर करना है। ठीक है, वो कैसे अवेलेबल है उसका, जैसे फूड अवेलेबल होगा वैसे अपने वो शेप को चेंज कर लेती है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल में आपको एक तो मिलता है जनरल डॉक्टर, जो चेक करता है आपका फीवर, कफ, टेम्परेचर चेक कर लेगा। ठीक है, और एक होता है स्पेशलिस्ट क्या करता है? जैसे डेंटिस्ट हो गया, ओके, या फिर आप सर्जन मान लीजिए। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वैसे ही सेल के अंदर ना सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं? वो सेल के अंदर स्पेसिफाइड फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखिए, आपका हार्ट बीट कर रहा है, उसके लिए डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं। लंग्स आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर डिफरेंट डाटाज होता है, उनको बताया जाता है कि आपको ये फंक्शन करना है। ओके, तो सेल ऑर्गेनेलीज याद रखिएगा कि ये स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होते हैं सेल के अंदर। अब देखिए, अब आता है घर का चौकीदार। ठीक है, घर का चौकीदार कौन होता है? जो घर की रक्षा करता है, वो देखता है घर के अंदर एंट्री एग्जिट कौन कर रहा है। तो सेल का चौकीदार कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, वॉचमैन। ये क्या करता है? एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है, मतलब कौन एंटर कर रहा है, कौन बाहर जा रहा है सेल के अंदर, ये किसके हाथ में? वो इन जनाब के हाथ में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, कि कैसे किसी के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो देखिए, इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टिवली चीज़ों की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करता है कि कौन सी चीज़ एंटर करेगी, कौन सी चीज़ एग्जिट करेगी, वो ये सेलेक्ट करता है, ये चूज़ करता है। ठीक है, तो देखिए, सेल के अंदर डिफरेंट चीज़ें जाती हैं। सेल को अब देखो, चलने के लिए खाना भी चाहिए, अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग हो उसकी। तो देखिए, सेल की जो फंक्शनिंग होती है उसके लिए जितनी भी गैसेस चाहिए होती हैं, ठीक है, मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो हमें मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिक्सअप होना। ठीक है, किसी एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में मिक्स होना। तो जैसे सेल है, ये सेल के पास CO2 कम है। ठीक है, तो सेल के पास CO2 कम है तो CO2 लेगा। ठीक है, और O2 कम है तो O2 लेगा। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करिए
ये एक टैंक है और ये एक टैंक है, ठीक है। अब इस टैंक को इस टैंक से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसमें हमने वाटर का फ्लो स्टार्ट कर दिया। जब ये टैंक फुल हो जाएगा तो इसका पानी इस टैंक में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये टैंक इतना भरा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो ये टैंक, जो टैंक भर जाएगा उससे खाली वाले टैंक में पानी जाएगा, ना कि खाली वाले से भरे हुए में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात क्या पता लगती है कि जो चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा होती है वहाँ से सामान जाता है जहाँ पे क्वांटिटी लो हो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ हाई प्रेशर से एरिया ऑफ लो प्रेशर में चीज़ों की मूवमेंट होती है। तो डिफ्यूजन भी ऐसे वर्क करता है। सेल के पास अगर CO2 कम है तो बाहर से CO2 लेगा वो, और O2 कम है तो बाहर से O2 लेगा, अगर O2 ज़्यादा है तो बाहर छोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे करके उसकी फंक्शनिंग होती है सेल की। अब ये तो हो गई गैसेस की बात। अब देखते हैं हम लिक्विड और वाटर की मूवमेंट कैसे होती है। वाटर की मूवमेंट होती है सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सेम प्रिंसिपल होता है ऑस्मोसिस का भी, यही वाला जो मैंने आपको बताया था टैंक वाला। रीजन ऑफ हाई प्रेशर से रीजन ऑफ लो प्रेशर में इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। इसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखिए ऑस्मोसिस की बात तो हो गई। अब ऑस्मोसिस 3 कंडीशंस में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि सेल है, सेल के पास वाटर की क्वांटिटी कम है और बाहर सराउंडिंग में पानी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम पे जाएगा, ठीक है। तो सेल बाहर से पानी लेगा, ठीक है। सेल जब बाहर से पानी लेगा तो उसका साइज गेन होगा, मतलब कि वो स्वेल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है सेल विल स्वेल अप, ठीक है। तो देखिए ये जो सोल्यूशन होता है जिसमें सेल गेन करता है वाटर और गेन करके स्वेल अप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। अब आपको हाइपोटोनिक याद कैसे रखना है, हाइपो को हिप्पो से याद रखिए। हिप्पो थोड़ा हेल्दी होता है, ठीक है। तो ये हेल्दी होता है तो आपको याद रखना है कि सेल स्वेल हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड थिंग है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जब देखिए सेल का जो कंसंट्रेशन है वो उतना ही है जितना बाहर का है, ठीक है। आपको जितनी भूख है आप उतना खा चुके हो, अब उसके बाद आप नहीं खाओगे, ठीक है। जितना कंसंट्रेशन बाहर है उतना ही अंदर है। तो उस केस में क्या होता है, वाटर की मूवमेंट ना सेल से बाहर होगी ना बाहर से अंदर जाएगी। तब क्या होगा, साइज सेम रहेगा और कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होगी। इस केस में हम सोल्यूशन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आइसोलेटेड बॉडी क्या होती है। आइसोलेटेड बॉडी क्या होती है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो आइसोटोनिक, आइसोलेटेड याद रहेगा ना आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि अगर मीडियम के पास कंसंट्रेशन कम है और सेल के पास ज़्यादा है, सेल के पास ज़्यादा है मीडियम के पास कम है, तो क्या होगा, जो मीडियम है सेल है, ये मीडियम को वाटर बाहर दे देगा, ठीक है। इस केस में हमारा जो सोल्यूशन है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। अब देखिए सेल वाटर दे रहा है तो वाटर देगा तो उसका साइज़ क्या होगा, श्रिंक होगा। तो इस केस में सेल का साइज़ श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस आपको याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का स्पेशल केस है, ठीक है। इसमें भी डिफ्यूजन हो रहा है पर डिफ्यूजन किसका हो रहा है, वाटर का। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का स्पेशल केस है। अब देखिए ऑस्मोसिस की हेल्प से ही जो रूट्स हैं वो पानी लेती हैं और लेके सॉइल से पूरे प्लांट्स में ट्रांसफ़र करती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड्स का और प्रोटीन्स का, ठीक है। प्रोटीन आपको पता होगा, लिपिड होता है फैट्स, ठीक है। तो इतना याद रखिए, लिपिड्स फैट्स होते हैं और प्रोटीन आपको पता ही है। अब देखिए प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब याद रखिए आप, एंटर, ठीक है। ईटिंग मान लीजिए या फिर एंटर मान लीजिए, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो अमीबा जिस प्रोसेस से अपना खाना लेता है अंदर, जैसे मान लीजिए ये फूड है इसका, ये अमीबा है। अमीबा क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है। और इस खाने के लिए अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होता है, ठीक है। वो आएगा, मतलब उसका फेक स्टमक भी बोलते हैं, ठीक है। वो आएगा, इस खाने को कैप्चर करेगा और अमीबा के पेट में चला जाएगा। ये बात मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। अभी आप बस इतना याद रखिए कि अमीबा जिस प्रोसेस से अपने खाने को लेता है और लेके अपनी बॉडी में रखता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। मूविंग फॉरवर्ड, सेल वॉल। तो देखिए सेल वॉल पे पहुंच गए हम, ठीक है। अब देखिए पहली लाइन क्या लिखी इसमें, प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ प्लांट सेल का मेंशन कर रखा है कि प्लांट सेल के पास ही होता है, एनिमल सेल के पास ये नहीं होता सेल वॉल। याद रखिएगा, सेल वॉल एनिमल सेल के पास नहीं होता,
प्लांट सेल के पास होता है। तो देखिए होता है, तो यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी पर। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या नहीं होता? अभी हमने पढ़ा था कि सेल वॉल नहीं होता, तो सेल वॉल सीधे डायरेक्टली आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये भी देखिए कितना इजी आंसर है, और CDS 2 2019 में पूछा गया, मतलब कितना रिसेंट है, मतलब UPSC पूछना चाहता है NCERT से। ठीक है, और आपको जैसे पता है कि बायोलॉजी से अभी 7 क्वेश्चन पूछे गए थे CPF 2019 में। अभी देखिए एक और क्वेश्चन है जो अभी हमने ऑस्मोसिस से पढ़ा था, उसी के रिगार्डिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर कंसंट्रेशन देन द सेल। अगर जो मीडियम है, ठीक है, उसके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये होगा कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डिल्यूट, द सेल विल गेन वाटर। तो देखिए द सेल विल गेन वाटर। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट अवे आंसर्स होते हैं। NCERT को प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए NCERT के बारे में बात की मैंने, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने टेलीग्राम पे जो CAPF प्लस बैच है उस पर 31 तक हमने डिस्काउंट रख रखा है। वैसे वो 500 का है अप टू 31 दिसंबर। ठीक है, 4 महीने के लिए वो बैच रहेगा वो, और 500 रुपये फीस है वैसे, पर 31 दिसंबर तक 400 रुपीज़ है। तो आप चाहो तो उसको अवेल कर सकते हो। CAPF प्लस बैच पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको डेली क्विज मिलेंगी। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये प्लस बैच है, ये मैंने ज्वाइन कर रखा है। तो देखिए मेरे को यहाँ पे डेली क्विज मिलती हैं जो कि फ्रेम्ड होती हैं ऑन द पैटर्न ऑफ UPSC। जिस पैटर्न पे UPSC क्वेश्चन पूछता है उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फ्रेम होते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अगर मान लो कि कोई बोलता है कि भाई हम तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे कुछ मतलब का नहीं है इसमें, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही होते हैं। इसके अंदर देखिए CDS 1 2018 इसका क्वेश्चन, CDS 1 2018 का ये भी क्वेश्चन, मतलब कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डालते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालने से क्या फ़ायदा होता है, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताते हैं, रास्ता बताते हैं कि ये रास्ता है जिस पर चलना है आपको, और इस तरीके से चलना है आपको। ठीक है, तो आपको पैटर्न बता देते हैं कि इस पैटर्न में आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ज़रूर आप देखिए यहाँ से समझ गए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वैल्यू बहुत है। तो प्लीज़ CAPF प्लस बैच को ज्वाइन करिए, बहुत यूज़फुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसी बेस पे जो हम पोस्ट करते हैं ग्रुप पर। चलिए अब आगे चलते हैं हम। देखिए अब हमने न्यूक्लियस की बात की थी कि न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अब देखिए न्यूक्लियस होता क्या है, जैसे हमने एटम के चैप्टर में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि न्यूक्लियस सेंटर मोस्ट पार्ट होता है जिसके अंदर सारा जो मास है वो कंस्टिट्यूटेड होता है एटम का। ठीक है, हमारे सेल के अंदर भी न्यूक्लियस जो है सेंटर मोस्ट पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है ये कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। देखिए मेम्ब्रेन की बात जहाँ भी आती है, मेम्ब्रेन समझ लियो उसकी कवरिंग है। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके अंदर से जिसके अंदर वो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स का, जैसे कि वाटर का या फिर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है उसका। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्रोमोसोम्स कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। क्रोमोसोम्स इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, जैसे कि जो पेरेंट्स के नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन जैसी होने वाली है, वो डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम्स क्या डाटा लेके गया उनका। ठीक है, जैसे कि अगर पेरेंट टॉल है और बच्चा भी टॉल है होगा, तो वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम क्या डाटा लेके जा रहा है। ओके, क्रोमोसोम के अंदर इन्फॉर्मेशन, मैंने जैसे बताया आपको, इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक पेरेंट से अगली जनरेशन तक लेके आता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर्ड होती है DNA के फॉर्म में। अब DNA तो आप लोग सबको पता होगा कि DNA बताता है कि पेरेंट्स और बच्चे के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन से बना होता है। DNA इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, प्रोटीन इसको बिल्ड करता है। अब देखिए दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्स्ट
जो कि जिनके पास न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसके पास होता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, जिसके पास नहीं होता उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब देखिए टर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, कैसे याद रखें? तो ऐसे याद रख सकते हो आप, प्रो से याद रखिए प्रोटेक्शन। ठीक है, जिसके पास प्रोटेक्शन नहीं है वो प्रोकैरियोट्स, जिसके पास है वो यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और उसके पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। साइटोप्लाज्म भी आप एक तरह का कह सकते हो कि गार्ड है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखिए सेल ऑर्गेनेल्स मैंने आपको बता दिया था सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा हम पढ़ते हैं ईआर। ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ईआर क्या होता है? ईआर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट का नेटवर्क होता है, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स होती है इसके पास, और ये लॉन्ग ट्यूब्स एंड शीट्स के जैसा होता है दिखने में। ठीक है, अब देखिए ईआर है दिखने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। ठीक है, और दो टाइप की ईआर होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और रफ और स्मूथ में क्या फ़र्क है हम आपको बताते हैं भी। देखिए रफ क्या होता है? रफ को रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए आर ईआर लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। ठीक है, इसके अंदर एक पार्टिकल होता है जिसे हम राइबोसोम्स बोलते हैं, उसकी वजह से ये रफ दिखता है। ठीक है, समझ गए? तो एक क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स टू इट्स सरफेस। तो देखिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसकी वजह से रफ दिखता है? राइबोसोम्स। अभी पढ़ा है हमने, देखिए ये रहा राइबोसोम्स की वजह से ये रफ दिखता है। अब देखिए आरईआर का काम क्या होता है? आरईआर के अंदर होते हैं हमारे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आरईआर क्या है आपका? राइबोसोम्स को कंस्टिट्यूट करता है, और राइबोसोम्स क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो आरईआर का काम रहेगा आरईआर आर से रफ और आर से राइबोसोम। तो याद रखिए आरईआर के अंदर राइबोसोम्स होंगे और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, अब देखिए एसईआर का काम क्या होता है? एसईआर का काम होता है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, ठीक है, फैट या फिर लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है ये। इसके अलावा क्या काम करता है एसईआर? एसईआर ट्रांसपोर्ट का काम भी कर लेता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि कभी कभार ये जो प्रोटीन और लिपिड्स हैं जो ईआर बना रहा है, ठीक है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। जब देखिए ये ईआर सेल मेम्ब्रेन बनाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन आपको पता है प्रोटेक्शन, बायोजेनेसिस, बायो मतलब लिविंग, जेनेसिस मतलब जीन्स का बनाना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना। ठीक है, तो मतलब मेम्ब्रेन बिल्डिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो देखिए ईआर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन और लिपिड्स का मैन्युफैक्चरिंग करना। उसके अलावा दूसरा काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है स्पेशली प्रोटीन का। ठीक है, अब देखिए एक और जो इम्पोर्टेंट रोल है एसईआर का, वो है एसईआर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ये भी आपको याद रखना है कि एसईआर का फैट और लिपिड्स बनाने के अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम क्या है कि वो जितने भी हमारी बॉडी में पॉइजनस चीज़ें आ रही हैं और ड्रग्स आ रहे हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। अब देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल की प्रोटेक्शन। ठीक है, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए मैंने आपको ये क्यों दिखाया? ये मैंने आपको इसलिए दिखाया, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल पोजेसेस न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो देखिए ये स्टेटमेंट अभी हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा था, इसके अंदर ये चीज़ मिसिंग होती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट बोलती है
सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो देखिए ये एनिमल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और देखिए ये प्लांट सेल है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये दोनों में प्रेजेंट है, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। अब देखिए आता है गोल्गी अपर्चस। गोल्गी अपर्चस का काम क्या होता है? इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट का। जैसे मान लीजिए ये लॉजिस्टिक्स वाला है, ठीक है, ये सामान लेगा एक से दूसरे में सप्लाई कर देगा, बस पैसे नहीं लेता है। तो देखिए जो भी मटेरियल सिंथेसाइज मतलब बना हुआ है ईयर से, ईयर जो प्रोटीन लिपिड फैट जो भी बना रहा है उसको वो पैक करके डिस्पैच करके भेजता है बाकी जगहों पर। तो गोल्गी अपर्चस का काम क्या होता है कि एक तो वो उनको स्टोर करके रखता है। स्टोर क्यों करता है? जब ज़रूरत हो तब यूज़ कर लेगा। मॉडिफाई करता है, अगर कम ज़्यादा करना है किसी भी साइट के ऊपर तो ये भी वो भी काम यही करता है। थर्ड काम है पैकेजिंग का, ठीक है, चीज़ों को पैकेज करके मतलब कि कंज्यूमेबल फॉर्म में, सेल जिस फॉर्म में कंज्यूम कर सकता है उस फॉर्म में ये ला के देता है, ठीक है। अब देखिए एक और काम क्या है इसका गोल्गी अपर्चस का। द गोल्गी अपर्चस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेलिज है, ठीक है, जिसको गोल्गी अपर्चस बनाता है। तो देखिए हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। लाइजोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। लाइजोसोम किस सेल ऑर्गेनेलिज से बनता है? तो देखिए अभी पढ़ा था हमने गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट वाइज पढ़िए, पैटर्न देखिए कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, किस तरह से उसने आज तक क्वेश्चन फ्रेम किए, उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को रीड करिए, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है CAPF हब, उस पर हेल्प करने के लिए हैं आपको हम गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साथ साथ देखिए हम आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये देखिए फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक करंट अफेयर के महीने में, हम यहाँ पे सारी करंट अफेयर नहीं पोस्ट करते, जो हमें लगता है कि यूपीएससी पूछ सकता है वो हम सिर्फ पोस्ट करते हैं यहाँ पे, ओके। उसके अलावा देखिए करंट अफेयर के अलावा गाइडेंस मेंटरशिप तो आपको पता ही कि हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम आपको यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भेजते हैं पेपर 2 के लिए, जिस पे राइटिंग करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, जो कि टॉपिक्स के आने के बहुत हाई चांसेस है, हॉट टॉपिक्स चल रहे होते हैं। तो देखिए आगे चलिए लाइजोसोम्स पे चलते हैं। लाइजोसोम्स को आप कह सकते हो जो डेली से बिलोंग करता है, उसको पता होगा SDMC NDMC होता है, MCD वाले होते हैं, ये क्या करते हैं? सफाई का काम करते हैं। तो ये भी भैया जी सफाई का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इसके अंदर जो भी सेल वेस्ट प्रोड्यूस करता है, देखिए जब भी कभी कोई चीज़ बनती है तो उसमें वेस्ट भी बनता है, तो वेस्ट जो बनता है सेल के अंदर, इसका काम होता है उसको डिस्पोज करना, ठीक है। पर कभी कभार क्या होता है कि ये बहुत लॉयल होते हैं, अगर कभी कभार वेस्ट इनके अंदर ज़्यादा आ जाता है तो ये क्या करते हैं? खुद को बस्ट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। शरीर हमारी बॉडी को नहीं गंदा होने देते और खुद को बस्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। सुसाइड बैग्स किसको बोलते हैं? हम लाइजोसोम्स को। क्यों बोलते हैं? कभी कभार जब इनके अंदर वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या सेल डैमेज हो जाता है, जब सेल डैमेज हो जाता है तो ये क्या करते हैं? खुद को बस्ट कर लेते हैं और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये नहीं, एंजाइम्स का काम होता है डाइजेशन का, ठीक है। तो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, वो अपने सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि बॉडी के अंदर टॉक्सिक चीज़ें ना जाएँ, ठीक है। तो अभी इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं तो यूपीएससी क्वेश्चन तो पूछेगा इनके लिए, ठीक है। तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ ए सेल। किसको हम सुसाइड बैग बोलते हैं सेल का? तो भैया जी सबसे ऊपर है लाइजोसोम्स, ठीक है। आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जी है हमारे जनरेटर, ठीक है। ये क्या करते हैं? जनरेटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये भी हमारे पावर हाउस हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है वो यहीं पे जनरेट होती है, जनरेटर जी हैं, ठीक है। किस फॉर्म में जनरेट करते हैं ये एनर्जी को? ये करते हैं ATP की फॉर्म में। ATP क्या है? एनर्जी की करेंसी है। जैसे कि आपको पता है हमारी इंडिया की करेंसी रुपी है, और ऐसा यूनिट भी मान सकते हो आप, जैसे कि स्पीड की ऐसा यूनिट आप देखो, हम किलोमीटर पर आवर में देखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा यूनिट होती हैं, वैसे ही एनर्जी की ऐसा यूनिट है ATP। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट,
ठीक है, इस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सप्लाई होता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, इसको आप कह सकते हो सेल का जनरेटर है। तो सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जो एटीपी होता है ये क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो एरिया बना के देते हैं इसको। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करके देते हैं ताकि एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, अब देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये थोड़ा अलग है बाकी सेल ऑर्गेनेल से। क्यों अलग है? क्योंकि देखिए दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। किसी भी सेल ऑर्गेनेल के पास खुद का डीएनए राइबोसोम नहीं है। ठीक है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। अब जिसके पास राइबोसोम है, राइबोसोम हमने पढ़ा था प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो इसके पास खुद का राइबोसोम है तो खुद के प्रोटीन बनाएगा ये। ठीक है, तो अलग हुआ ना, तो अलग हुआ तो फिर क्वेश्चन बनता है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए। कौन सी सेल ऑर्गेनेल के पास डीएनए होता है? तो सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट अवे था। अब देखिए आगे आता है प्लास्टिड्स। तो देखिए प्लास्टिड्स को प्लास्टिक मत समझ लीजिएगा। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट्स। ठीक है, ओनली इन प्लांट सेल्स। तो ये भी जैसे एनिमल सेल वॉल का केस है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। प्लास्टिड भी सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। प्लास्टिड भी और सेल वॉल भी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मतलब कौन सी चीज़ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो प्लास्टिड भी प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप मुझे बताओगे कि क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है और उसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो अपना प्लास्टिड है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, पर फ़र्क ये है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स के पास भी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड के अंदर दो तरह की पिगमेंट्स होती हैं। एक होती है क्रोमोप्लास्ट जो कि होता है कलर्ड प्लास्टिड जो कलर देता है प्लांट को, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है। अब होता है देखो वैक्यूल्स वैक्यूम, कुछ थोड़ा रिलेशन बनाइए। वैक्यूल्स का वैक्यूम मतलब खाली जगह, तो वैक्यूल्स भी खाली जगह। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज सैक्स होते हैं जहाँ पे चीज़ को हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, ये एम्प्टी स्पेसेस मान के चलिए आप उसका सेल का। ठीक है, सेल के अंदर ये एम्प्टी स्पेस होते हैं और ये प्लांट सेल के अंदर 50 to 90% सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। अब देखिए प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं जो कि फुल भरे होते हैं सेल सेप से। सेल सेप का मतलब क्या होता है? सेल का लिक्विड। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है सेल को? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, टर्जिडिटी मतलब भी हार्डनेस ही है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ क्या प्रोवाइड करता है? उनको टफ और हार्ड बनाता है। ठीक है, तो देखिए इसी पे एक क्वेश्चन भी है। देखिए इन प्लांट सेल द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय। प्लांट सेल के अंदर टर्जिडिटी और रिजिडिटी कौन देता है? तो हमारे वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सेप। ठीक है, वैक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल के अंदर टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, इनके अंदर देखिए थोड़ा अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड भी होता है, शुगर भी होता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है सेल के अंदर फंक्शनिंग के लिए। तो देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे चैप्टर के अंदर इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गए हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया शायद, मैं आपको करा देता हूँ अभी। ये है मैच द फॉलोइंग का। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा किसका करेक्ट है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड्स। ठीक है, वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो देखिए चैप्टर के अंदर ही सब कुछ पढ़ा है हमने, चैप्टर से कुछ बाहर से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर को आप अच्छी तरह पढ़िए। नोटिफिकेशन आ चुकी है बिल्कुल। अब अपने आप को टाइट पैक करके तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम बहुत नियर है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो हम अवेलेबल हैं मिशन CAPF हब पर। ठीक है, हम डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। ठीक है,
पेपर 2 के लिए राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। राइटिंग के लिए हमारे पास एलकार बैच है, और मेंटरशिप के लिए तो हम अवेलेबल हैं। पर मेंटरशिप आप याद रखिए कि अभी मेंटरशिप लेने का आपको फ़ायदा है, बाद में आप मेंटरशिप पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंड थिंग, मेंटरशिप अभी लेने का फ़ायदा है क्योंकि एग्ज़ाम में अभी नियर अबाउट 4 मंथ्स बचे हैं। बाद में मेंटरशिप का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि एग्ज़ाम क्लोज आ जाएगा, तब आपको रिवीजन की हेल्प होगी, मेंटरशिप की नहीं। ठीक है, तो अभी आप अपनी स्टडी प्लान बना लीजिए, अच्छे से पढ़िए। वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ इसको आप 1 से 2 बार देखिए, रिवाइज करिए कंसेप्ट्स। इसको आप देख लोगे तो आपका, मैंने इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा। अगर इनकेस कुछ लगता है आपको कि समझ नहीं आया या फिर कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको टॉपिक बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर कवर करूँगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। I'll be coming back with another video soon. Okay, bye.